हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस में। कैसा गया आप लोगों का पेपर आज? 3 पेपर पेपर देखने से पता चल रहा है कि पेपर आसान थे। मैथ्स का पेपर भी आसान था, साइंस का पेपर भी आसान था और एसएसटी का पेपर भी आसान था। जिसने भी वीडियो से पढ़ा होगा हमारे, या फिर सीरीज से पढ़ा होगा, या फिर पीडीएफ से पढ़ी होगी, उनको क्वेश्चन हूबहू मिल गए हैं। साइंस में भी हूबहू क्वेश्चन मिल गया है, मैथ्स में भी हूबहू क्वेश्चन विद ऑप्शन मिल गया है और एसएसटी में भी मिल गया है। कल आपके 2 पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज के पेपर हैं कल। कल आपका आखिरी पेपर है, कल के बाद आपके पेपर खत्म हो जाएंगे और आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर आप पहुंच चुके हैं पहले से ही, थर्ड सेमेस्टर में तो आप ही हैं। एग्जाम आपके थर्ड सेमेस्टर के भी बहुत जल्द हो जाएंगे, बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। चलिए, कल के एग्जाम के लिए हिंदी का रैपिड रिवीजन देखेंगे। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन सभी को देखेंगे। मोर देन एनफ है। अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया या पीडीएफ पढ़ लिया तो कल भी आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन फंस जाएंगे, जैसा हमने पिछले 5 पेपर में क्वेश्चंस फंसाए हैं। इसी तरह से एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड रैपिड रिवीजन है ये। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे पीडीएफ और क्वेश्चन की क्विज वहां प्रोवाइड होती है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और डिटेल से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया था मैथ्स में, ऐसे ही जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस से और क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको बताते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड कि क्या क्या बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लिपि का प्रथम सोपान क्या है? तो लिपि का प्रथम सोपान क्या था? सबसे पहले लिपि का प्रथम सोपान, या सबसे पहले लिपि का प्रथम सोपान क्या था? तो लिपि का प्रथम सोपान चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। आपने आज आपके पेपर में था जो अजंता केव, अजंता केव पे क्या था? चित्र बने हैं, लिपियों के चित्र बने हैं। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा के लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, किस लिपि से? जैसे हमारी हिंदी किससे है? तो ये देवनागरी लिपि से है। अंग्रेजी किससे है? रोमन लिपि से है। ऐसे पंजाबी गुरुमुखी लिपि से। आपसे पूछ सकता है कि पंजाबी की लिपि क्या है, क्या बताएंगे? गुरुमुखी लिपि है। प्रथम सोपान क्या है इसका? तो ये चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत का समानार्थी शब्द है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था कि पर्वत का पर्यायवाची लिखिए। तो पर्वत का समानार्थी क्या होता है? समानार्थी शब्द क्या है? नग होता है। क्या? नग होता है। पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होता है? नग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अंग और आह। अंग अक्षर, अंग और आह। ठीक है, को नहीं होगा। अंग और आह को क्या कहा जाता है? अब पिछले एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आया था या और वा। क्या? या और वा कौन सी ध्वनि है या क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। आपसे पूछा था अर्धस्वर कौन से हैं, तो या और वा क्या थे? अर्धस्वर थे। बहुत सारे बच्चों ने इनको व्यंजन टिक कर दिया था, या फिर अयोग वा टिक कर दिया था, या फिर अंतस्थ व्यंजन लिख दिया था, इसलिए आपके गलत हो गए थे। आपसे पूछा है कि अंग और आ को क्या कहा जाता है, तो अंग और आ क्या होते हैं? अयोग वा होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क्या होती है? 25 होती है। ठीक है, वही स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। क्या होती है? 11 होती है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। कामायनी के लेखक, बहुत ही फेमस कृति है कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी कोई और रचना आपसे पूछ सकता है, जैसे झरना, झरना इनकी रचना है। आंसू, आंसू इनकी रचना है, ये भी पूछ सकता है आपसे। झरना है, आंसू है, कामायनी है, ये सब किसकी रचना है? तो ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली गबन, गोदान। ठीक है, गबन, गोदान, ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की, इनको चितंबरा इनकी सबसे फेमस रचना है। क्या? चितंबरा। ठीक है, चितंबरा इनकी सबसे फेमस रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किस प्रणाली में छात्र सक्रियता बनी रहती है? आप टीचिंग किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों में, तो आपको पता होगा कि छात्र कब आपसे जुड़े रहते हैं, कब वो सक्रिय रहते हैं। अगर आप कोई लेक्चर देने लगे उनको, तो वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, पूरी तरह से सुनने लगते हैं, ठीक है, निष्क्रिय मोड में चले जाते हैं। आप कोई लेक्चर बाहर पढ़ा रहे हैं, कोई बुक, बिना उनसे शास्त्र वाचन करवाए तो भी वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं, उनको डर बना रहता है कि आप अभी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके बगल वाले से, अभी आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो उनकी सक्रियता किसमें बनी रहती है, तो प्रश्नोत्तर विधि में उनकी सक्रियता बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जागृत का विलोम, बहुत बार एग्जाम में आया है, जागृत का विलोम क्या होता है, सुषुप्त होता है। क्या, सुषुप्त होता है, ठीक है, सुषुप्त होता है, ठीक है। जड़ का विलोम बहुत पूछता है, चेतन जड़ का विलोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा आ गया, संज्ञा क्या होती है, किसी भी के नाम को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा जब लिखने के लिए आएगा तब आप लिखिएगा। संज्ञा क्या होती है, किसी का भी नाम, अगर दुनिया, इस संसार, इस पृथ्वी पे कुछ भी है, क्या है, संज्ञा है। क्या है, कुछ भी है जिसका नाम है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो पूरी जाति का बोध करवाए। क्या, पूरी जाति का बोध करवाए, उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास क्या है, पुस्तक है, ठीक है, ममता है, अच्छाई है, सुरेश है। सुरेश कोई जाति का बोध नहीं करवा रहा है, एक व्यक्ति का नाम बता रहा है कि सुरेश। अच्छाई क्या है, अच्छाई को हम ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। ममता ये भी नहीं है। पुस्तक क्या है, पुस्तक एक जाति है। अब इसी में किसी पुस्तक का नाम बता दो, जैसे आपसे कह दिया हिंदी की पुस्तक या फिर अंग्रेजी की पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में बाधक होने वाला है। बच्चों की शिक्षा, अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनके मार्ग में क्या बाधक बनता है। देखिए जब आपने टीचिंग की होगी, अगर कोई बच्चा चुपके से बैठा रहता होगा तो वो उतनी आसानी से नहीं सीख पाता होगा जितना जो चंचल बच्चा सीखता होगा, ठीक है। वो शर्मा के बैठा रहेगा, उसको कम समझ में आएगा। कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हाँ इनकी वीडियो मत देखिए, शर्म आ रही है, तो वो सीख कम पाते हैं। झिझक है, शर्मीला है, आपको संकोच है कि हाँ इनके वीडियो से क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं फंसेगा, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप बिना संकोच के वीडियो पढ़िए, कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, जैसे पिछले पेपर में मिले हैं ऐसे ही बिना संकोच के पढ़िए, बिना झिझक के पढ़िए, बिना शर्माए हुए पढ़िए, आपको कल एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपके मार्ग में कुछ बाधक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उपयुक्त सभी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए हमें पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए, तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए कि वो जागृत बने रहे, क्या बने रहे, जागृत बने रहे। तो किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, तो उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए, विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए कि वो सुसुप्त अवस्था में न जाएं, वो जागृत बने रहें, कि हम अपने मतलब कक्ष में ही रहें, वो अलग दुनिया में ना खो जाएं। क्या होना चाहिए, उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो बहुत अधिक बोलता हो उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में कल जरूर आएगा, चाहे अति लघुत्तरीय में आ जाए चाहे लघुत्तरीय में आ जाए। तो इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण जो आने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। जैसे पहला है कि जिसका कोई नाथ ना हो, उसको क्या कहते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो उसको क्या कहते हैं, अनाथ। क्या कहते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो उसको क्या कहते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो, नाथ ना हो उसको क्या कहते हैं, अनाथ, ठीक है, अनाथ। इसको कॉपी कर लीजिएगा, आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, हो सकता है कल आपके एग्जाम में यही फंस जाए। जैसे जो कहा ना गया हो, क्या, जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो उसको क्या कहते हैं, अकथित। क्या कहते हैं, अकथित, ठीक है। क्या कहते हैं, अकथित कहते हैं, ठीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके,
जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या कहते हैं? अतुलनीय। क्या कहते हैं? अतुलनीय। ठीक है, क्या कहते हैं? अतुलनीय। ठीक है, जैसे ही और आगे देख लेंगे एक दो, जो आंखों से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आंखों से संबंधित हो, जो आंखों से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं? तो जो आंखों से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? चक्षुष। क्या कहते हैं? चक्षुष कहते हैं। ठीक है, तीन चार, ये जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल, जो बोलता हो, अधिक ना बोलता हो उसको वक्ता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागृत का विलोम रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होता है? सुषुप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है कल आपके एग्जाम में जागृत ही आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सजग, सजग का पर्यायवाची नहीं है, एग्जाम में अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो सजग का पर्यायवाची क्या नहीं है? चौकस भी होता है, सचेत भी होता है, सावधान भी होता है, पहरेदार नहीं होता। क्या? सचेत भी, चौकस भी, सावधान भी, क्या नहीं? पहरेदार नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाकवि, महाकवि में कौन सा समास है? अब देखिए, अगर आपको इसको तोड़ना आता है, महाकवि, महान है जो कवि, क्या? महान है जो कवि। ठीक है, जो कवि उसको क्या कहते हैं? महाकवि। अब देखिए, कर्मधारय समास का क्या है? इसके तोड़ेंगे हम जब, तो क्या आ जाएगा? है जो आ जाएगा। क्या? है जो या के समान, ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। अब बेई भाव में क्या होता है? उपसर्ग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? आगे मैक्सिमम उपसर्ग लगे रहते हैं। तत्पुरुष, आप अगर थोड़ा सा भी कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो जिसमें कारक विभक्ति निकल आती है वो क्या होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं, जिसमें कोई भी कारक विभक्ति नहीं करी है। जैसे देशभक्त, देशभक्त, तो देश की भक्ति करने वाला देशभक्त, देश की भक्ति, संबंध तत्पुरुष क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष, ऐसे वो तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेगा कि संबंध तत्पुरुष क्या है, कि फिर संप्रदान तत्पुरुष क्या है, संबोधन तत्पुरुष क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा। और हो सकता है रसोई घर आपसे पूछ ले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, बहुब्रीहि क्या है? बहुब्रीहि में अगर कोई भी देवी देवता की परिभाषा दे दिया, ये क्या होता है? किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे हमने आपसे कहा अजानुबाहु, अजानुबाहु किसको कहा जाता था? तो अजानुबाहु भगवान राम को कहा जाता। तो अजानुबाहु में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जैसे मैंने कहा त्रिदेव या त्रिनेत्र, तो ये तीसरी की ओर संकेत कर रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऐसे ही जो द्विगु समास है वो नंबर की बात करता है। क्या? द्विगु समास नंबर, संख्या की बात करता है। किसकी? संख्या की बात करता है। वही एक और है द्वंद्व समास, सबसे ज्यादा इजी। इसमें क्या होता है? ज्यादातर विलोम होता है। क्या होता है? विलोम होता है, या फिर योजक चिन्ह का लोप होता है। जैसे हमने कहा माता पिता, क्या? माता पिता, तो ये विलोम भी है और योजक का लोप भी है। ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, समास क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। संधि के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हो सकता है ये कल आपसे इंग्लिश में पूछ ले, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अवर्ड क्या होगा? जैसे संज्ञा, नाउन पूछ लिया वहां, तो क्या हो जाएगा? पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो वहीं से आपसे प्रोनाउन पूछ सकता है। तो प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? जहां पे हम संज्ञा शब्द हटा के सर्वनाम का यूज करेंगे। सर्वनाम जैसे मैं, तुम, ठीक है, तुम्हें, उसने, ये सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार जितना मन करे लगा लीजिए, कल आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन फंस जाए। और जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो ये क्वेश्चन गलत करके आएगा। क्या? कवि का स्त्रीलिंग। ये सबको मालूम है कि कवित्री होता है, मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि कवित्री होता है, लेकिन कवित्री की वर्तनी शुद्धि में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। कवित्री की वर्तनी शुद्धि में, जैसे कवित्री है, उज्ज्वल है, तो बहुत लोग इसको गलत कराते हैं। क्या? उज्ज्वल है, तो ये सब बहुत लोग गलत कराते हैं। कवित्री की वर्तनी याद करके रखिएगा, का, वा, या पे छोटी की मात्रा और त्रा पे बड़ी की मात्रा क्या होता है? कवित्री होता है।
ये कल आपके एग्जाम में या तो फिर अतिलघु उत्तरीय में पूछ सकता है या फिर बहुविकल्पीय में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण में वाचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वाचन का सही अर्थ क्या है? सॉरी, व्याकरण में वचन का, वाचन नहीं, वचन का सही अर्थ क्या है? तो वचन मतलब क्या होता है? नंबर तो डिफाइन करता है ना, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में आपने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये क्या डिसाइड करता है? संख्या को डिसाइड करता है, नंबर को डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मरकट किसका पर्यायवाची है? अब मरकट, जिसने थोड़ी सी भी रामायण देखी होगी उनको याद होगा, मरकट जो रावण था वो हनुमान जी को क्या कहा करता था? दुष्ट मरकट। क्या? दुष्ट मरकट। हनुमान जी बंदर के स्वरूप में थे। किसके स्वरूप में थे? बंदर के स्वरूप में थे। तो मरकट किसका पर्यायवाची हुआ? बंदर का पर्यायवाची हुआ। किसका पर्यायवाची हुआ? बंदर का पर्यायवाची हुआ। आप कहीं से कोई चीजें कैसे भी लिंक कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे कल हमने आपको एक वीडियो बताई थी, एक क्वेश्चन बताया था कि महेंद्र वर्मन की रचना कौन सी है। आज वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गया था। क्या? मृतसेन करके ऐसे कोई रचना थी। किसकी रचना थी? महेंद्र वर्मन की थी। आज एग्जाम में भी आपको वो मिल गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमने अभी ऊपर बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या था? पुस्तक था। ठीक है, फा का उच्चारण स्थान। एक क्वेश्चन पे पूरे उच्चारण स्थान को सही से समझिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है उच्चारण स्थान के लिए। क्या है? उच्चारण स्थान के लिए देखिए, उच्चारण स्थान मैक्सिमम व्यंजन का होता है, वो भी स्पर्श व्यंजन का। किसका? स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, इनको जैसे का से लेके मा तक, का से मा तक को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया। ठीक है, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक है, ये होते हैं का वर्ण। इनको का वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? का वर्ण भी कहा जाता है। इनको का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि खा, खा को क्या कहा जाता है, ये किस वर्ण में आता? तो वर्ण तो आप बता ले जाएंगे कि ये आपसे अगर वर्ण पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे कि का वर्ण में आता है। किस में आता है? का वर्ण में आता है। ठीक है, आप बता ले जाएंगे कि ये का वर्ण में आता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धा। तब क्या करेंगे आप लोग? जैसे का से रिलेटेड है तो कंठ मार ले जाएंगे। ठीक है, देखिए एक इसकी ट्रिक लिखिए, के टी एम डी और ओ। के टी एम एक गाड़ी होती है ना, दो। के फॉर कंठ। ठीक है, टी फॉर तालु या तालव्य। तालु और तालव्य एक ही चीज है। एम फॉर मूर्धन्य। क्या? एम फॉर मूर्धन्य। और डी फॉर दंत, दंत। और ओ फॉर ओष्ठ। इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। के टी एम दो, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कोई भी पूछ ले आपसे, बा पूछ ले, पा फा बा, पा फा बा। पा कहां आया? ओष्ठ में आया। किस में आया? ओ में आया। डी ओ, दो, दो का हो गया ओष्ठ हो गया। ठीक है, पूछा क्या था? फा, पा फा, फा किस में आया? पा वर्ग में आया। पा वर्ग क्या होता है? ओष्ठ होता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां। जयशंकर प्रसाद पीछे पढ़ के आए हम लोग, कामायनी, आंसू झरना। प्रेमचंद की क्या पढ़ के आए हम लोग? प्रेमचंद की गबन गोदान। नेक्स्ट चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बताया आपको, बहुत बार एग्जाम में आपको मिलेगा और बहुत बार एग्जाम में आया है, कल भी आपके एग्जाम में मिलेगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं, संख्या होता है। अच्छाई मानव, और यही उदाहरण भी मिलता है आपको ज्यादातर। अच्छाई मानवता बचपन। देखिए, अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए, एक संज्ञा होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और स्थानवाचक संज्ञा। सबका अलग अलग डिस्क्रिप्ट वो है, मतलब पहचानने की ट्रिक है।
आगे अभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेगा, वहां हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे। यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट ही आपको बता के चले रहे हैं। मानवता जिसको हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल क्या कह सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रणाली में छात्र की सक्रियता बनी होती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली में। पहले ही पढ़े थे हम लोग, किस प्रणाली में छात्र की सक्रियता बनी होती है? तो प्रश्नोत्तर प्रणाली में। ठीक है, जागृत का विलोम शब्द क्या है? सुसुप्त। पढ़ के आए हैं अभी। जातिवाचक संज्ञा, फिर क्या हो गया? पुस्तक। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ग्रहण करने के मार्ग में बाधक नहीं होता है क्या? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? क्या, अब काल के भेद आपको पता होना चाहिए। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्या, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और इन सब के भी भेद होते हैं। इस क्रम में भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हेतु, हेतु मदभूत और संभाव्य, वर्तमान या भूत, ये सब होते हैं। ठीक है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो काव्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। पठन का अर्थ क्या है? तो पठन का अर्थ क्या होता है? पठन हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो शाश्वर वाचन होता है, जैसे हम आपको सुना रहे हैं। एक मौन वचन होता है। मौन वाचन होता है जैसे आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ये क्या है? मौन वाचन है। हम जो बोल बोल के पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये शाश्वर वाचन है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शाश्वर वाचन और मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? मौन वाचन से गति का विकास होता है। मौन वाचन से गति का विकास होता है। और क्या होता है? पठित सामग्री अधिक अधिग्रहण करते हैं हम लोग। हम जल्दी जल्दी अगर मन में पढ़ेंगे तो दोनों ज्यादा अधिग्रहण करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में से निकलकर, क्या, आदि से निकलकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में और बहुविकल्पीय तीनों जगह मिल सकता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं या प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द की आदि में लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर आदि से निकलकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमारे अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो गए। क्या, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो गए। इतना ही बहुविकल्पीय आपके लिए पर्याप्त है। सब कुछ सही रहा तो कल आपको इसी में से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो 2-3 तो फिक्स ही फिक्स है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अति लघु उत्तरीय में देखेंगे, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें। कविता शिक्षण करते समय क्या ध्यान देना होता है? कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है? कविता का पाठ करते समय, कविता का पाठ करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कविता उचित लय में हो। जब भी आप कोई कविता या कोई गाना या फिर कोई गीत जब गाते हैं, तो सबसे बड़ी बात उसमें क्या होती है कि वो एक लय में होनी चाहिए, एक ही सुर में होनी चाहिए। उसके बाद के जो अंत के शब्द हैं वो मिलने चाहिए, तभी वो कविता शिक्षण कहलाएगी। ठीक है, कविता क्या है? उचित ताल हो, गति हो, अवरोह का ध्यान हो। ठीक है, इन सब का जरूरत कविता शिक्षण में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर समझाइए। क्या, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर समझाना है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहले उपसर्ग देखते हैं और विविध उदाहरण समझते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं?
उनको उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपसर्ग अगर आपसे लघुत्तरी में पूछ लिया तो आप ये लिख देना कि इतना लिखने के बाद हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 तथा संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 12, सॉरी, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है। क्या है? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है। ठीक है, 19 है। अब कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग के उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग, जैसे प्रा। प्रा क्या है? एक उपसर्ग है। हार शब्द में जब हम जोड़ेंगे प्रा तो क्या हो जाएगा? प्रहार। क्या हो जाएगा? प्रहार। जैसे हम अक्ल, क्या है? अक्ल मूल शब्द है। क्या है? अक्ल एक मूल शब्द है। इसमें हम कम उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कम अक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम अक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम अक्ल हो जाएगा। जैसे और उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे हम अंत उपसर्ग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अंत उपसर्ग जोड़ते हैं। तो करण, करण एक शब्द है। क्या? करण एक शब्द है, और जब हम इसमें अंतः उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःकरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब आगे प्रत्यय के बारे में देखते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें। क्या? उनके अर्थ में विशेष अर्थ का प्रकट करें या फिर परिवर्तन कर दें, उनको क्या कहते हैं? उनको प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा? प्रति एक मूल शब्द, कूल इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। प्रति एक शब्द था, सॉरी, ये प्रत्यय के उदाहरण नहीं है, ये उपसर्ग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? उपसर्ग के उदाहरण है। प्रत्यय के उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे प्रत्यय का उदाहरण, जैसे आपा। क्या है? एक आपा प्रत्यय है। और बूढ़ क्या? बूढ़ा क्या है? एक शब्द है। तो बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ेगा तो क्या आएगा? बुढ़ापा। क्या? बुढ़ापा। ठीक है, जैसे शिव एक शब्द है, इसमें हम आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शिवानी। क्या हो जाएगा? शिवानी। प्रत्यय क्या होता है? अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। ये सब उपसर्ग के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने प्रकार की हो गई? मुख्यतः 5 प्रकार की हो गई। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमें मिले तो हम उसको अच्छे से कर ले जाएं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक ही पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए। किसी पार्टिकुलर एक ही चीज का बोध कराए, एक ही शब्द का बोध कराए, या फिर एक ही जाति का एक ही पार्टिकुलर नाम का काम बोध कराए तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम एक शब्द है ना, एक ही लोग का बोध करवा रहा है। उत्तर एक ही दिशा है, भारत एक ही देश है, जापान, काला, काला सागर, भारतीय, गंगा, अक्टूबर, दीपावली, ये सब क्या है? एक ही शब्द है, तो एक ही, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी एक जाति का संपूर्ण, एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ, उनके समूह, व्यक्तियों आदि का बोध कराते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेज एक पूरी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, कुर्सी एक पूरी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, किताब पूरी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। पेन है, भैंस है, शिक्षक है, अध्यापक है, डॉक्टर है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। सिंपल भाषा में समझिए, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है कि जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या? छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्य क्या कह सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अच्छाई महसूस कर सकते हैं, मिठास महसूस कर सकते हैं। ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, क्या होता है? जो किसी समूह, समुदाय का बोध कराती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दल है, सभा है, परिवार है, दरबार है, टीम है, कक्षा है, सेना है, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा शब्द जिनके नापने, तौलने, इन सब का बोध होता है, उनको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, पानी है, घी है, दाल है, इत्यादि। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समास। समास किसे कहते हैं और ये तथा इनके भेद लिखिए। संक्षेप में 2 या 3 शब्दों से मिलकर एक ही शब्द का बनना ही समास कहलाता है। जैसे है विद्यालय है, माता पिता है, रोग पीड़ित है, यथाशक्ति है, ये सब समास के उदाहरण है। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। क्या? मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक उदाहरण अव्ययी भाव समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का और बहुब्रीहि समास का। सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखें। तो अव्ययी भाव में क्या था? हमने बताया था पहला पद अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। जैसे जैसे यथाशीघ्र। क्या? यथाशीघ्र। ठीक है। जैसे यथाशक्ति। क्या? यथाशक्ति। जैसे बेधड़क। क्या? बेधड़क। ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। ये तत्पुरुष समास, रसोई घर, रसोई घर, देशभक्त, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास विलोम शब्द होते हैं। भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास संख्या का बोध कराता है। जैसे चौराहा, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जैसे जैसे चंद्रशेखर। क्या? चंद्रशेखर। घनश्याम, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास के। पीतांबर, ये क्या है? कर्मधारय समास है। कमल नयन, ये सब क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण है। ये स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको इससे एग्जाम जरूर मिलेंगे। यहाँ पे आप सप्तऋषि भी लिख सकते हैं, सप्तऋषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन का है। ठीक है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता संक्षिप्त में लिखिए। लघु उत्तरीय में आपको मिल जाएगा। कहानी शिक्षण क्या है? कहानी शिक्षण आप पहले ही बताया था कि उसमें लय मिलना चाहिए, तुक मिलना चाहिए और अत्यधिक मनोरंजन होना चाहिए। बच्चों को अत्यधिक मनोरंजन होना चाहिए। कहानी गद्य साहित्य का सबसे प्रिय विधा है। क्या है? ये गद्य साहित्य की सबसे प्रिय विधा है। भाषा के साथ साथ अन्य विषयों, कलाओं का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहिए। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार क्या है? प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसके जीवन में
किसी एक अंश या मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में उससे लिख देंगे कि कहानी एक ही किसी भी व्यक्ति के एक ही भाव को प्रकट करना, एक ही उद्देश्य को प्रकट करना कहानी कहलाता है। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कारक का, कार प्लस अक, कारक, अक प्रत्यय लगा है। ठीक है। ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में लकार कौन सा है? तो ईसा ने पत्र पढ़ा, भूतकाल हो चुका है। क्या हो चुका? भूतकाल हो चुका है। नेक्स्ट है बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? बालक तेज दौड़ता है तो क्या कर रहा है? रीतिवाचक विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक विशेषण है, वो तरीकों को दर्शाता है। जैसे इस वाक्य में तेज क्या है? दौड़ने का रिपीटिशन कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, रीतिवाचक विशेषण होता है। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं आपको। वर्णन शब्द का पर्यायवाची जैसे चित्रण करना, कथन करना, व्याख्या करना, आख्यान करना, ये सब क्या है? वर्णन के हैं। विवरण, उल्लेख, विवरण, उल्लेख, चर्चा, ये सब क्या है? वर्णन के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्द के दो उदाहरण बताइए। सर्वनाम शब्द क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं, तुम, मैं, तुम, वह, वह, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? पहले ही बताया है। काल जो समय का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल का एक उदाहरण देख लेंगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, क्या चल रहा है ना? मैं खाना खा रहा हूँ या मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान काल है। भूतकाल, मैं क्लास खत्म कर चुका हूँ, भूतकाल हो गया। भविष्यत काल, कल भी आपकी क्लास होगी, भविष्यत काल है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण वाचन वाचन का एक प्रकार है। क्या? अनुकरण वाचन जो है वो वाचन का एक प्रकार है जिसमें शिक्षक द्वारा पाठ का उच्चारण करने के बाद छात्र उसी का वाचन करते हैं। जैसे किसी को फॉलो करना, अनुकरण करना, अनुसरण करना एक ही चीज है। अनुकरण वाचन क्या है? जब आप क्लास में पढ़ाए होंगे बोल बोल के, या किसी बच्चे को खड़े कर दिए होंगे, वो पहाड़ा गिना रहा होगा, तो सारे बच्चे उसको क्या कर रहे होंगे? रिपीट कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौन वाचन के दो उद्देश्य बताइए। तो मौन वाचन के उद्देश्य आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि मौन वाचन में क्या होता है? हम ज्यादा चीज अधिग्रहण करते हैं, पढ़ने की गति हमारी तेज होती है, हम ज्यादा चीज अधिग्रहण कर लेते हैं। मौन वाचन के ये सब उदाहरण है। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। मौखिक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करना। क्या? मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करना क्या हो जाता है? मौखिक अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आ सकता है। पत्र के प्रकार लिखिए। अति लघुत्तरीय में भी पूछ सकता है और लघुत्तरीय में पूछ सकता है कि पत्र के प्रकार लिखिए। तो पत्र क्या होता है? पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या? पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति को लिखा जाए, अपने दोस्त को लिखें, अपने परिवार के किसी साथी को लिखें, या फिर आप समझ सकते हैं जिसको भी लिखें, वो क्या हो जाता है? अनौपचारिक पत्र हो जाता है। औपचारिक पत्र क्या होता है? ये सरकारी अधिकारियों को या फिर किसी व्यवसाय के लिए लिखा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं? क्या? समास किसे कहते हैं? ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? संक्षिप्त रूप में लिखना समास कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु, सबके उदाहरण वहां भी लिखे थे हम लोग। जैसे प्रतिदिन, एक बार और लिख ले रहे हैं, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास में क्या है? देशभक्त। ठीक है। बहुब्री समास में कुछ भगवान के नाम, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा? उल्टा, भाई बहन। द्विगु समास में सप्तऋषि, चौराहा, सप्तऋषि, चौराहा, ये सब क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। छा संयुक्त वर्ण से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। छा का प्लस सा से बनता है। क्या? का प्लस सा से क्या बनता है?
छा बनता है। का प्लस सा से क्या बनता है हमारा, छा क्या होता है, एक संयुक्त वर्ण होता है। ठीक है, हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है क्या, हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में साधारण भाषा में रुकना होता है। क्या, विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। अब हम थोड़ा रुकते हैं, ज्यादा रुकते हैं, पूरी तरह रुकते हैं, क्वेश्चन पूछ के रुकते हैं, या फिर आश्चर्य होकर रुकते हैं, ये सब क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो कामता प्रसाद गुरु जी एक वैयाकरण हुए थे, क्या वैयाकरणाचार्य हुए थे। उन्होंने क्या बताया था कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। क्या होती है, 15 होती है। आइए हम लोग सब विराम चिन्हों को देख लेंगे। यहाँ अल्प विराम आपसे पूछ सकता है, इनका चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, एक नहीं होगा, पूर्ण विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संयोजक या फिर योजक, उदाहरण चिन्ह। याद रखिएगा, आपसे चिन्ह भी पूछ सकता है, कोष्टक, निर्देश चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, पुनरावृत्त चिन्ह, त्रुटि चिन्ह या विवरण चिन्ह। कितने, 15। ठीक है, चिन्ह याद रखिएगा, 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चारण के विभिन्न भेद लिखिए। उच्चारण के विभिन्न भेद ऊपर पढ़ा के आया हूं, KTM2 उसी ट्रिक से उच्चारण के विभिन्न भेद, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कितने भेद, 5 भेद। कितने होते हैं, का से लेके मां तक 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है कि मुख से अक्षर को बोलना उच्चारण कहलाता है। ठीक है, मुख से जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है वह उस भाग का उच्चारण स्थान होता है। हम हिंदी पूरी तरह से साइंटिफिक है, आप बोलेंगे पता चल जाएगा। जैसे आप फा बोलिए, आपके होंठ आपस में मिल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, होस्ट, ओष्ठ हो जाएगा। अब का बोलिए, आपके अंदर से आवाज निकल रही है, कंठ से आवाज निकल रही है, तो कंठ हो जाएगा। चा बोलिए, चा, आपकी जीभ टकरा रही है, तालु हो जाएगा। मूर्धा, आप ता बोलिए तो आपकी जीभ घूम जा रही है, उल्टा होके ऊपर टकरा रही है, उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा में टकरा रही है, उसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, ये सारे उदाहरण यहाँ लिखे हैं। जैसे ओष्ठ में पाफा बाभा पूरा होता है, छोटाऊ और बड़ाऊ भी होता है। दंत में ताथा दादा ना और शा, तीनों शा रा ला, ये सब भी होता है। ठीक है, नासिक के व्यंजन क्या होता है, पंच महास्वर इनको कहते हैं, पंचाम पंच अक्षर कहते हैं नासिक के व्यंजन को। जैसे इया है, अंगा है, ये सब क्या हो जाते हैं, नासिक हो जाते हैं। दंतोष्ठ क्या है, फा है, वा है, दंतोष्ठ है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, भाव, गुण, द्रव्य, अवस्था बताने वाले को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु एक जाति है, सुंदरता गुण है, व्यथा भाव है, मोहन व्यक्ति है, दिल्ली स्थान है। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार ऊपर पढ़ा के आया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और स्थानवाचक। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ सकते हैं। जैसे उपकार का पर्यायवाची क्या होता है, भलाई है, परोपकार है, कृतज्ञ है, आसान है, परमार्थ है, आभार है। अनुपम का पूछ सकता है, अनूठा है, अद्भुत है, अनोखा है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, अनुपमीय है। ठीक है, उपेक्षा का पूछ सकता है, अनादर है, तिरस्कार है, अवहेलना है, अवमानना है, अपमान है, उदासीनता है। ठीक है, आपसे खग का पूछ सकता है, पक्षी है, पंछी है, नवचर है, पखेरु है, द्विज है, चिड़िया है, बिहग है। आपसे कमल का पूछ सकता है, जलज है, पंकज है, नीरज है, अंबुज है। आपसे सर्व का पूछ सकता है, भुजंग है, पन्नग है, क्या है, भुजंग है, पन्नग है, अहि है, अहि है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सर्प के पर्यायवाची हैं। चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है, तो चांदनी का पर्यायवाची होता है कौमुदी। क्या होता है, कौमुदी, कौमुदी है। और ज्योत्सना है, ज्योत्सना है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चांदनी के हैं। आग के क्या है, तो आग के पर्यायवाची जैसे वैश्वानर है, क्या है, वैश्वानर, अनल है, पावक है, हुतासन है, ये सब क्या है, आग का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, शशिधर है, शशि होता है, सॉरी शशिधर नहीं होता, शशि होता है, शशि है, शशांक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के।
सरस्वती के पर्यायवाची क्या होता है? तो इला है, इला है, गिर है, श्वेता है, श्वेता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। कुछ महत्वपूर्ण विलोम देखते हैं। जैसे अंधकार का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। कोमल का विलोम कठोर होता है। अमृत का विलोम विष होता है। राग का विलोम विराग होता है। न्याय का विलोम अन्याय होता है। पाप का विलोम निष्पाप होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अदोष का सदोष, उपमीय, उपमान, आरंभ, अंत, गुप्त, प्रकट, ये महत्वपूर्ण विलोम थे। सुसुप्त का जागृत, जड़ का चेतन, ये सब महत्वपूर्ण विलोम थे। ये रही आपकी रैपिड रिवीजन हिंदी की। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन यही से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए। पूरे पेपर की गारंटी नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पासिंग मार्क आपको यहीं से मिल जाए, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले वो यहां से मिलते जुलते मिले, जो हमने आपको व्याख्या करके बताया है उससे क्वेश्चन मिल जाए। फास्ट मोड में रिवीजन करिए, 1 से 2 बार 3 बार जरूर इसको रिवीजन करिए। कल आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश की एक वीडियो पड़ चुकी है, पहले ही चैनल पे विजिट करें, इंग्लिश मैराथन के नाम से, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक वीडियो और हो सकता है आपको मिले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन फंसे थे आपके एग्जाम में, या वैसे हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन फंसे थे। हमने तो पेपर देखा, हमें तो लगा कि क्वेश्चन पूरी तरह से हमारे वीडियो से फंसे हैं, वो भी जो हमने रैपिड रिवीजन करवाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।